ये चैप्टर नंबर 9 है हमारा। इसमें से मिनिमम 20 और से 26 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब एक चैप्टर है जिसमें 20 नंबर तो कंफर्म है ही है। हाँ, इसके ये 20 नंबर का तो एक सवाल हो गया ना, एक क्वेश्चन हो गया हमारा 20 नंबर का, जो फाइनल अकाउंट जिसे हम कहते हैं। इसके एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं 1, 2 या 3 नंबर, 3 क्वेश्चन। अगर वो एक आ जाएगा तो 22 नंबर बन जाएंगे, 2 या मैक्सिमम 3 तक चला जाता है। तो अगर ना भी हो, बहुत सारे लोग ये चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं और सबसे बड़ी गलती करते हैं। उसकी वजह, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ पास होने के लिए या फेल होने के लिए नहीं है। ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा कि अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप यहाँ से होती है। जितना अच्छा ये चैप्टर या जितनी मेहनत या शौक से ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, आपको उतनी अच्छी अकाउंटिंग आएगी। और हमने आज शुरू करने का मेन मकसद यही है कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करके ना इसका डेली बेस पे एक एक सवाल किया करेंगे, ताकि हम इसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें कि कम से कम हम इसके 30+ क्वेश्चन अपने हाथ से गुजार लें। ठीक है, और एक दफ़ा गुजारें, फिर दूसरी दफ़ा दोबारा वही वाले सवाल दोबारा करें। जब दूसरी दफ़ा आप ये सवाल करोगे तो फिर आपको सही समझ आना शुरू होगी। जाहिर सी बात है, आप में से कोई भी पहले अकाउंटिंग तो नहीं पढ़ा हो। अगर पहले पढ़ा हो तो फिर तो ये काम काफ़ी हद तक आसान हो कि आपने आई.कॉम या बी.कॉम लेवल पे पढ़ा। इसलिए इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को अपना एक जो मेंटली तौर पर अपना आपका जो इंटरेस्ट है वो भी डेवलप करना पड़ेगा कि भाई मैंने ये सवाल करना है, हर हाल में करना है। तो जो लोग आपको ये मशवरा दें कि आप इसके बगैर भी पास हो जाओगे, तो मैं भी कहता हूँ पास हो सकता है बंदा, लेकिन ये सवाल या ये काम आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके बगैर अगर आगे चले गए ना तो अकाउंटिंग करने का मज़ा नहीं आएगा आगे आने वाले दिन। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो मेन काम है, इसको हम बोलते हैं, वैसे तो फाइनल अकाउंट भी बोला जाता है, इसका नाम एक प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें IAS 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ने गाइड किया है कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रेजेंट करना है। यानी ये हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते इसमें कि अपनी मर्जी से सारे जो हमें इनकम आ रही है वो एक साइड पर लिखते हैं, एक्सपेंस एक साइड पे लिखते हैं और उनको माइनस कर दें। नहीं, हमें गाइड किया गया है, और उस तरीके के बगैर अगर हम सवाल करेंगे तो हमारा सवाल गलत कंसीडर हो जाएगा। कि IAS 1 हमें बताता है कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कैसे करना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या चीज़ है? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 कंपोनेंट पर मुश्तमिल है। इसमें 5 चीज़ें होती, वैसे तो ज़्यादा है लेकिन हमारे सिलेबस में तो इससे भी कम है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो,
Number 4, statement of changes in equity. Number 5, statement of notes to the accounts. थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन तो मैं भी कर देता हूँ सबको, लेकिन बाय जिस जगह पर जाकर इसको पढ़ेंगे वहां पर ही इसकी फुल एलैबोरेशन होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बुकलेट का नाम है, मतलब एक कंपनी की स्टेटमेंट्स उनको एक बुक की फॉर्म में प्रिंट किया जाता है, उसे बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर ये 5 तो लाजमी होती हैं, बाकी और भी काफी सारी चीजें होती हैं उस स्टेटमेंट के अंदर जिसका हम ऑडिट करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर 3 चीजों का रिकॉर्ड होता है, इक्विटी, एसेट्स और लायबिलिटीज। मतलब अगर इस स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो एक बिजनेस के एसेट्स इसके अंदर बताए गए होंगे, इक्विटी बताया गया होगा मतलब कैपिटल उसका कितना था, और उसकी लायबिलिटीज कितनी है। ये किसी भी जगह पर किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन जब बनाई जाएगी तो इसके अंदर ये बताया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर साल भर के इनकम और एक्सपेंस बताए जाएंगे। हमें सालाना प्रॉफिट कितना हो रहा है वो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो का मतलब क्या है, कैश इनफ्लो कितना हुआ और कैश आउटफ्लो कितना हुआ, मतलब आपके पास साल भर में कैश आया कितना, किसी भी फॉर्म में कुछ पुराने पैसे लेने थे, इस साल कुछ चीजें बेच के पैसे आए, किसी भी सूरत में पैसे आए, वो उसका रिकॉर्ड, और कैश आउटफ्लो का खर्च किधर हुए, इनफ्लो और आउटफ्लो स्टेटमेंट में बताया जाएगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, क्योंकि आप सबने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो मैं थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, आपको अब थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद आया, एक इक्विटी का पोर्शन हुआ करता था जिसमें हम कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग ऐसा कुछ करते थे, याद है ये बात। हम एक फॉर्मेट जो हमने पढ़ा था उसमें लिखा था एक आखिर में इक्विटी के पोर्शन के अंदर कैपिटल एड नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ये लिखा करते थे। ये जो चीज है ना, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक समान लेवल के ऊपर। वैसे तो ये FR 1 के अंदर पूरा टॉपिक है, लेकिन छोटे लेवल पर समझने के लिए जो इक्विटी के अंदर चेंज आता है, इक्विटी के अंदर 2 तरह से चेंज आता है, बताओ कौन सा भला। प्रॉफिट ऐड होता है और जो उसमें से पैसा ओनर ले जाता है वो माइनस होता है। तो जाहिर सी बात है जो पहले आपका कैपिटल पड़ा होगा उसमें जब प्रॉफिट हर साल ऐड होगा और ड्राइंग्स उसमें से माइनस हुआ करेंगी तो आपका वो जो लेवल ऑफ इक्विटी है वो चेंज होता रहेगा। कभी ज्यादा प्रॉफिट ऐड होगा और कम ड्राइंग्स होगी तो इक्विटी बढ़ जाएगी, अगर प्रॉफिट कम ड्राइंग ज्यादा तो आने वाली इक्विटी कम हो जाएगी। तो इस स्टेटमेंट के अंदर हम इक्विटी की चेंजेस पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और एंड में नोट्स टू द अकाउंट्स। नोट्स टू द अकाउंट्स का मतलब होता है किसी भी अकाउंट्स का रेफरेंस देना, मतलब अकाउंट्स के नोट्स, मतलब ये भी अभी शायद आपको ना पता चल सके, लेकिन FR 1 के अंदर ये भी फुल डिटेल के साथ हमारे सिलेबस में है। तो ये जो 2 टॉपिक हैं ये हमारे PRC के अंदर आ जाते हैं, और ये जो 3 टॉपिक हैं ये CAF के अंदर आ जाते हैं, और FR 1 के अंदर ही हैं सारे ये। और आगे जाकर जाएंगे तो ये आगे सारी अकाउंटिंग के अंदर ये सारा कुछ ही है, लेकिन ये जो पहले 2 हैं ये इनडायरेक्टली FR 1 के अंदर ये भी है, मतलब ये पांचों के पांचों जो कंपोनेंट है ना, डायरेक्टली तो शायद ऊपर वाली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो इसलिए हमें ये पांचों टॉपिक्स के लिए पहले ये 2 की तैयारी यहाँ पर हो जाएगी, और बाकी 3 जो टॉपिक हैं वो हम, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने का फायदा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमने
पढ़ लेना है। आपको पता है कैश बुक क्या होती है? कैश बुक में क्या लिखा जाता है? जो कैश आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट, वो भी कैश फ्लो ही बता रहा होता है। तो फिर हम कैश फ्लो क्यों बनाते हैं? उसको रिकंसाइल करने के लिए। कैश फ्लो का आंसर और अगर कैश बुक का आंसर बराबर आ गया तो हम समझेंगे कि कोई किसी ने घपला घुपला नहीं किया, कोई मसला नहीं हुआ, कोई गलती नहीं हुई। लेकिन अगर हमने कैश फ्लो बनाई स्टेटमेंट, उसका तरीका अलग होता है, कैश बुक की तरह नहीं होता। और कैश बुक भी कैश फ्लो को बता रहा होता है कि कैश आ रहा है तो डेबिट कर दो, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। अगर इनके बैलेंस बराबर ना आए तो कंफर्म है कोई मसला है। अगर बराबर आ जाए तो हो सकता है मसला हो, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि पहली बार कि अगर बैलेंस बराबर आ जाए ना तो दिल को वैसे ही तसल्ली हो जाती है कि हाँ ठीक है। हाँ, अगर आंसर बराबर नहीं आते तो फिर टेंशन होती है। तो हम फिर स्टार्ट करने लगे हैं जनाब यहाँ से, और इसके बारे में पढ़ना है अभी मजीद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मजीद इलेबोरेट करना है। चैप्टर नंबर 1 में करेंगे। चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है, तो वहां पर जाकर पढ़ेंगे काफी डिटेल में। तो अभी हम अपने चैप्टर नंबर 9 की डिटेल को डिस्कस करने लगे। चलें जी, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को छोड़ते हैं, पहले देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसका फॉर्मेट देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसके कुछ पुराने नाम हैं। इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ते ना, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं, वो ज्यादातर इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर चले जाना, वो नहीं कहेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, नहीं, वो कहेगा सिंपल इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट को ही कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर उसके बाद इसका एक नाम होता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये भी पुराने नामों में इसका नाम अभी भी इस्तेमाल होता है। अगर आप लोग आई.कॉम, बी.कॉम या इस तरह की डिग्री में चले जाएं तो स्टिल ये नाम इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट ये एक छोटा नाम है, और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो नामों को इकट्ठा करो तो इनकम स्टेटमेंट बनती है। ये दो अलग अलग अकाउंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि किसको ट्रेडिंग कहते हैं और किसको प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। इसका एक हाफ नेम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मतलब अगर मैं आपके सिलेबस की हद की बात करूं, इनमें से कोई भी नाम आ जाए, आपने वही समझना है कि वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूछ रहा है। हाँ, नाम वही लिखना जो उसने डिमांड किया है। अगर वो कहता है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाओ, तो आप हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिखोगे, ना कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मतलब जो चीज वो डिमांड करेगा, नाम भी हम वही इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, फॉर्मेट थोड़ा सा रिवाइज कर ले एक दफा। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा जाएगा, सपोज दैट ABC कंपनी है। फिर उस स्टेटमेंट का नाम लिखा जाएगा जो उसने पूछी है। तो अभी तो हम क्या लिखने लगे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये क्या होती है, फॉर द ईयर एंडेड होती है या एज एट होती है? ये स्टेटमेंट हमारी, ये बड़ा जरूरी होता है, ये होता है फॉर द ईयर एंडेड, ईयर या फॉर द पीरियड एंडेड। जो डेट सवाल के अंदर बताई होगी वही लिख देना। जो डेट सवाल के अंदर बताई होगी, 30 जून हो सकता है, 31 दिसंबर हो सकता है, मार्च हो सकता है, कोई भी डेट बताई जा सकती है। अब मैं जो सवाल करवाने लगा हूं, उसमें जो मैंने ये रुपीस लिखे हैं ना, ये आपका आई कैप का कॉलम होगा।
मतलब आई कैप जो यहाँ पर मैं अमाउंट लिखूंगा ना, आई कैप वो उसका आपको बॉक्स देगा, और एक कॉलम ये है पहले, ये मेरे वर्किंग का कॉलम हुआ करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आई कैप के स्टाइल में ही आपको चीजें बताऊं। तो होगा क्या कि आपने सबसे पहले जो सेल्स लिखनी है, या ये इसका नाम रेवेन्यू भी हो सकता है, वो आपने अपनी वर्किंग में लिखना है। ये वर्किंग हो रही है आपकी, ताकि प्लस माइनस आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो, ये लिख कर भी कर सकते हो। सेल के बाद आपका यहां पर अगर सवाल के अंदर कैश डिस्काउंट गिवन है तो वो माइनस कर देना। अगर सवाल के अंदर सेल्स रिटर्न भी गिवन है तो वो वैल्यू भी माइनस कर देना। और यहां पर ये आई कैप का एक बॉक्स बना होगा जिसमें लिखा होगा नेट रेवेन्यू, आपने इन सब का टोटल यहां पे लिख देना इस बॉक्स के अंदर। ये पिछला जो काम है ये हमारी वर्किंग है। कभी कभी ऐसा होगा, ये जो आपने प्लस माइनस किया है ना, आई कैप की ऑप्शन के अंदर यही होगा। फाइनल काउंट का सवाल ना दो तरह से आता है। एक, आप सेल्स के बॉक्स की जगह क्लिक करेंगे ना तो नीचे 4 ऑप्शन आ जाएंगे, और एक क्लिक करेंगे तो वो कहेगा कि जो आपकी सेल आंसर निकले ना वो इसके अंदर पुट करो। दो तरह से सवाल आता है, किसी को किसी फॉर्मेट पे आ जाता है, यानी सब स्टूडेंट्स को एक फॉर्मेट में सवाल नहीं आएगा। मतलब आप बॉक्स के अंदर क्लिक करोगे ना, नीचे 4 ऑप्शन आएगी, और जो ऑप्शन आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रही होगी उस पर क्लिक करोगे, ये खुद फेल हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होगा कि इसमें क्लिक करोगे तो वो कहेगा कि इसके अंदर जो वैल्यू आपकी यहाँ पर फाइंड हुआ है ना वो लिखो, तो फिर हमने टाइप करनी है। फिर उसके बाद आपने आगे देखना है कि इसमें से लेस कर देनी होती है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर सबसे पहले आपको पता है ओपनिंग स्टॉक की बात होती है। उसके अंदर हम परचेजेस ऐड करते हैं, उसमें से माइनस हम परचेज रिटर्न करते हैं, उसके बाद हम डिस्काउंट रिसीव्ड करते हैं। ये कैश डिस्काउंट की बात हो रही है। वैसे अगर ट्रेड डिस्काउंट गिवन हो तो वो भी माइनस ही करते हैं, चाहे सेल के ऊपर हो परचेज के ऊपर हो। कुछ लोग नेट करके लिख देते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर फेस के ऊपर ही माइनस करते हैं। बेस्ट ये होता है फेस के ऊपर ना लिखा जाए, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट ना इनवाइस के ऊपर नहीं होता, कैश डिस्काउंट होता है। उसके बाद हमारे पास कैरेज इन आ जाता है, उसको प्लस कर देते हैं। अब कैरेज इन का मतलब सिर्फ हरगिज कैरेज का लफ्ज नहीं है, कैरेज के और नाम क्या होते हैं भला? फ्रेट, ट्रांसपोर्ट, कैरेज ऑन परचेजेस, इनमें से कोई भी नाम बताया हो तो कैरेज इन है। मतलब इन्वेंट्री की ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी है, ट्रांसपोर्टेशन के नाम से आ जाए, कैरेज इन के नाम से आ जाए, फ्रेट के नाम से आ जाए, जिसके नाम से भी आए हमने यहाँ पर ऐड करने हैं। तो इसके अंदर नेम आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। फ्रेट का लफ्ज आ जाता है, या फ्रेट का आई पहले होता है, ई पहले होता है, चलो जो भी होता है, पता है ना फ्रेट किराए को कहते हैं, बस इतना ही काफी है। ट्रांसपोर्ट, सबसे ज्यादा टीचिंग के अंदर स्पेलिंग खराब हो जाती है क्योंकि लिखने नहीं पड़ते ना पूरे। ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्ट कोई भी आ जाए, ठीक होगी बात। कैरेज इन के बाद माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी, और भी कुछ प्लस माइनस होगा लेकिन वो बाद की बात है। तो इस सब का एक बॉक्स बना होगा, वो ये होगा। हमने इसके साथ माइनस लिखना है। यहां पर ना जब कोई नेगेटिव माइनस करना है ना, लेकिन अगर आपने ऊपर लिख दिया ना कॉस्ट ऑफ सेल, तो फिर यहां माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती। कॉस्ट ऑफ सेल अगर आपने लिख दिया ऊपर तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एक और बॉक्स आएगा फौरन इसके बाद, और उस बॉक्स का नाम होगा ग्रॉस प्रॉफिट।
वो आपका बॉक्स यहाँ पर बना होगा, जो आपका कैसे फाइंड होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये मोस्टली खुद से लिखना पड़ता है, जो आप ऑप्शन में भी होता है, लेकिन 90% ये खुद से लिखना पड़ता है। उपयोगी बात, ग्रॉस प्रॉफिट तक के हिस्से को ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है। यानी इतना हिस्सा, अगर आपसे कभी कोई पूछे ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, तो समझो आपने ग्रॉस प्रॉफिट के हद तक बनाना है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद शुरू होने वाले पोर्शन को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। चलें जी, प्रॉफिट एंड लॉस पे चले जाते हैं। हाँ जी जनाब, सबसे पहले इसके नीचे आ जाता है लेस, ऑपरेटिंग या अदर एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंस देने वाले दो तरीके होते हैं, या तो प्लस करके लिखने होते हैं, कुछ खास हेडिंग गिवन होती है, जैसे कि वो कहता है जी एडमिन एक्सपेंसेस लिख देगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, वो लिख देगा सेलिंग एक्सपेंस, वो लिख देगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, या वो एक्सपेंसेस के नाम लिख देगा। लेकिन पेपर में हो सकता है आपके एडिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के नाम के साथ लिस्ट बताई हो, और हो सकता है ना बताई हो। तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए एडमिन में कौन कौन से आते हैं, सेलिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठे बताए होते हैं, क्योंकि ये इकट्ठे होते हैं। एडमिन में क्या आता है, जो आप ऑफिस से रिलेटेड वो सारे एक्सपेंसेस एडमिन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। मतलब अगर हम बताएं कि ये जो स्टाफ की सैलरी है, ऑफिस के अंदर जो बैठे हैं, फर्नीचर की जो डेप्रिसिएशन है, ये बैड डेट्स जो होते हैं, यानी जो वो एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी पॉलिसीज बनाती है ना, वो सब कुछ, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के सारे एक्सपेंसेस। ये मैं आपको एक लिस्ट भी दे दूंगा, उसमें मैंने सारे अलग अलग करके लिखे हुए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मोस्टली एक साथ ही लिखे होते हैं। इसका क्या होता है, सेल्स मैन का कमीशन, सेल्स स्टाफ की सैलरी, कैरेज आउट, ये सारे सेलिंग एक्सपेंस। तो अगर आपको अलग अलग बताया हो तो अलग अलग लिख लेना। अगर उसने, यानी हर एक्सपेंस का नाम, सैलरी का अलग नाम है, फर्नीचर का सॉरी डेप्रिसिएशन का अलग है, रेंट का अलग है, रिपेयर का अलग है, तो अलग अलग नाम लिख देंगे। लेकिन अगर इकट्ठा बताया हुआ ना, तो सबसे ज्यादा एडमिन एक्सपेंस होते हैं अदर, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो सेल से रिलेट करते हैं, जो सेल्स के साथ लिंक हो उन एक्सपेंसेस को सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में। ये देखो ना, डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली आपका पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का लफ्जी मतलब ये होता है कि एक तो होता है ना कि हम सेल कर रहे हैं, वो हमारे खर्चे हो रहे हैं। एक होता है कि कंपनियां ना अपनी डिस्ट्रीब्यूशन दे देती है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जैसे जैसे ये बेवरेज की है मरी ब्यूरी। अब मरी ब्यूरी में क्या होता है कि उसने क्या हुआ कि वो उसका अपना तो हेड ऑफिस है सरगोदा या पिंडी है, लेकिन उसने मुल्तान में भी अपनी फ्रेंचाइज बनाई हुई है, उसने बिहाड़ी में भी अपनी बनाई हुई है, फैसलाबाद में बनाई हुई है, वहां उसने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हुई है। अब क्या होगा, वहां एक बंदा बैठा हुआ है कि जो उससे उनकी सप्लाई आती है, वो वहां पर मुख्तलिफ लोगों को आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके जो खर्चे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहलाते हैं। एक मैं हूँ, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जो मैं चीजें सेल करता हूँ मैं डायरेक्ट लोगों को सेल कर रहा हूँ, जो मेरे सेलिंग एक्सपेंस आएंगे वो सेलिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। तो ये एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे खर्चे जो गिवन होंगे वो सारे खर्चे यहाँ पर लिख लेंगे, इनको प्लस करके यहाँ पर एक बॉक्स बना होगा। ऐसा भी हो सकता है इन सबका अलग अलग बॉक्स बनाओ, ऐसा भी हो सकता है तीनों का इकट्ठा। नॉर्मली अलग अलग होगा सबका, इकट्ठा नहीं होगा। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे खर्चे माइनस करेंगे, तो हमारे पास पता है क्या चीज आएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
हमारे पास क्या आएगा, उसका नाम क्या होगा, हाँ नेगेटिव आ गया तो ऑपरेटिंग लॉस, और अगर पॉजिटिव आ गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां पर आपका सपोज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इसके नीचे हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे लेस फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट किसे कहते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस को। या बैंक चार्जेस इसके अंदर आते हैं। मतलब क्या कि अगर आपने कोई फंड लिया है, लोन लिया है, पैसे लिए हैं, उसके ऊपर किसी भी किस्म का खर्चा आएगा ना, वो सारे का सारा क्या कहलाता है, फाइनेंस कॉस्ट। एक तो इंटरेस्ट पे करते हैं ना, हो सकता है कोई अरेंजमेंट फी हो, मतलब लोन लेने से पहले हमारी कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त कोई एक्सपेंसेस आ गए हो, वो भी फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएंगे। फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर देंगे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, और ऐड कर देंगे अगर कोई अदर इनकम सवाल के अंदर बताई हुई है तो। अब अदर इनकम क्या क्या हो सकती है, डिस्काउंट रसीद, अगर कोई एसेट बेचा तो उसके ऊपर गेन, कोई इंटरेस्ट रिसीव किया, कोई कमीशन रिसीव किया, कोई भी नॉर्मल सेल से हटके अगर आपकी कोई इनकम है तो क्या कहलाएगी, अदर इनकम। ये ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। यहां तक हमारे सिलेबस में सवाल है। तो ये पूरी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं है, हाँ इसको आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कह सकते हो, लेकिन ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूरी नहीं है, बट हमारे सिलेबस में यहां तक है। इसके बाद इसके अंदर ना एक और कॉलम ऐड होता है, उसे बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसे क्या बोलते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव। वो ऐड होता है नीचे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में लिख लो, हो सकता है उसका थ्योरेटिकली कोई सवाल आ जाए। तो इसमें नेट प्रॉफिट के बाद ऐड होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वो कोई भी होगा वो ऐड होगा, इसे बोलेंगे टोटल नेट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सर अगर एक कंपनी में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है और हर प्रोजेक्ट से डिफरेंट इनकम आ रही है, तो हर इनकम के लिए हम डिफरेंट स्टेटमेंट बनाएंगे। डिपेंड करता है वो सवाल कौन रहा है। इनकम स्टेटमेंट तो हर प्रोजेक्ट की अलग ही बनेगी, फिर उसके बाद कंसोलिडेट हो जाती है, इकट्ठा भी बनाना होता है। मतलब इवन के अगर आपके डिफरेंट जगहों पे ऑफिसेज हैं और हर ऑफिस के अंदर सेल परचेज हो रही है, तो पहले हर ऑफिस का अलग अलग स्टेटमेंट बनेगी, फिर उनको कंसोलिडेट कर दिया जाएगा, उसे बोलेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आपने स्ट्रिक्टली इसके फॉर्मेट को फॉलो जरूर करना है। उसके बाद आगे चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फॉर्मेट पे। उसी तरह एबीसी कंपनी है, नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज एट 31 दिसंबर 2024, जो भी साल होगा उसका वो हमने लिखना है। हाँ जी, सबसे पहले वही आप दो कॉलम, ये तो दो कॉलम हम बना रहे हैं ना, पेपर में तो आपका वो चाहे कैलकुलेटर पर हल कर ले या जो आपको वर्किंग शीट गिवन है उसके ऊपर हल करके लिखकर जो आंसर है वो लिख ले, ये तो आपकी अपनी मर्जी। यहां पर सबसे पहले हम लिखते होते हैं नॉन करंट एसेट्स को देखते हैं। अब नॉन करंट एसेट की तो वही लंबी लिस्ट है, लैंड है, बिल्डिंग है, उसके बाद प्लांट है, प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर है, व्हीकल है, ऑफिस इक्विपमेंट है, फिटिंग एंड फिक्सचर है,
हाँ जी मेरे भाई, इन सब को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कहते हैं। कभी कभी वो क्या कर देता है, आपको सिर्फ एक बॉक्स दे देता है और उसका नाम लिखता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और आपने क्या करना होगा, फिर आपने करना होगा इन सब को प्लस करके उस बॉक्स के अंदर लिख देना। मतलब अगर वो सवाल के अंदर इन सब के नाम बताए हों और इन सब का अलग अलग बॉक्स होगा तो सबका लिख देंगे, और या वो लिखे देगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो पीपीई नहीं लिखेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो एक बॉक्स होगा, तो इन सब को प्लस करके उसके अंदर लिख देंगे। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये पीपी के अंदर नहीं आता, ये अलग होगा। ये अलग होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अलग होगा। हो सकता है कोई प्रीपेड हो लेकिन वो मोर देन 1 ईयर हो। प्रीपेड आपको पता ना, करंट एसेट को कहते हैं, लेकिन अगर मोर देन 1 ईयर के लिए प्रीपेड हो तो वो किधर चला जाएगा, नॉन करंट एसेट के लिए। तो आप लिख लें कोई प्रीपेड हो मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, तो वो भी यहां पर लिख देंगे। ये हमारे सारे नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे। अब सवाल के अंदर डिपेंड ये करता है कि अगर वो नॉन करंट एसेट लिखता है तो सारे प्लस करके लिख देंगे, अगर वो नॉन करंट एसेट लिखता है तो, और अगर वो लिखता है पीपीई तो यहां से यहां तक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और बाकी ये डिपेंड करेगा कि सवाल के अंदर वो किस किस चीज को इकट्ठा कर रहा है और किसको अलग अलग बता रहा है। फिर उसके बाद करंट एसेट की तरफ मूव करते हैं। करंट एसेट्स में वो ना कुछ चंद चीजें इकट्ठी कर देता है और कुछ को अलग यानी अलग कर देता है। स्टॉक हमेशा अलग से बताया होगा सवाल के अंदर, इसमें प्लस करते हैं हम। ट्रेड रिसीवेबल हमेशा अलग बताए होते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी। फिर अदर रिसीवेबल एंड प्रीपेमेंट्स, अदर रिसीवेबल एंड प्रीपेमेंट्स, अदर रिसीवेबल एंड प्रीपेमेंट्स। इसमें क्या होगा, इसमें एक तो होते हैं ना ट्रेड रिसीवेबल जो डेटर होते हैं हमारे, इसके अलावा आपका कोई भी करंट एसेट बन रहा होगा ना, वो इस हेडिंग के अंदर लिख देंगे, अदर एंड प्रीपेमेंट्स। मतलब कैश एंड बैंक के अलावा, कैश एंड बैंक, मतलब स्टॉक का भी पता है, रिसीवेबल का भी पता है, कैश एंड बैंक का भी पता है, उसके अलावा जो कुछ आए उसको किस में लिख दो, यानी अदर रिसीवेबल एंड प्रीपेमेंट्स। ठीक होगी बात। लो जनाब, ये करंट एसेट भी हमारे हो गए, और फिर एक बॉक्स होगा आपका टोटल एसेट्स का। लो मेरे भाई, ये आपकी कौन सी साइड कंप्लीट हो गई, एसेट वाली साइड। अभी लायबिलिटी वाली साइड रहती है। चलो जी, लायबिलिटी वाली साइड भी लिख लेते हैं। सबसे पहले उसमें क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या क्या लिखने हैं इसमें, सबसे पहले लिखते हैं इक्विटी की हेडिंग देते हैं। कभी कभी उसने लिखा होगा ओपनिंग कैपिटल, और कभी लिखा होगा सिर्फ कैपिटल। कभी कभी वो लिखेगा ओपनिंग कैपिटल और कभी कभी सिर्फ कैपिटल। जो भी वैल्यू गिवन है यहां लिख देना। इसमें प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट जो एसओसीआई से आएगा, मतलब के स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर आ गया ना लॉस तो माइनस कर देना, और अगर आ गया नेट प्रॉफिट तो ऐड कर देना, क्योंकि बात। फिर माइनस कर देते हैं ड्राइंग्स। असल ये बॉक्स होगा
उसने इक्विटी का नाम लिखा होगा। अच्छा, नेट प्रॉफिट की जगह वो कई और नाम भी लिख सकता है, अभी से बता देता हूं ताकि बाद में परेशानी नहीं होगी। नेट प्रॉफिट की जगह वो कभी कभी रिजर्व का वर्ड इस्तेमाल करेगा, कभी वो रिटेन्ड अर्निंग का इस्तेमाल करेगा। ठीक होगी बात? रिटेन अर्निंग या नेट प्रॉफिट या रिजर्व। फिर उसके बाद आपने हेडिंग देनी है नॉन करंट लायबिलिटीज। वो तमाम लायबिलिटी जो हमारे जिम्मा है, जो हमने पे करनी है, अगर वो अगले 12 महीनों के अंदर नहीं पे करनी ना, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी। अगर अगले ही 12 महीनों में अगर हमने पे करनी है तो वो हो जाएगी करंट लायबिलिटी। तो वो खास तौर पर वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन। क्या होता है खास तौर पे? लॉन्ग टर्म लोन। और भी कुछ चीजें हो सकती हैं लेकिन नॉर्मली यही होता है। उसके बाद आ जाएगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या क्या होता है? सबसे पहले ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल के बाद बाकी सारे अदर अक्रूड एंड अदर पेएबल या अदर पेएबल एंड अक्रूड। ये क्या होते हैं? मतलब एक तो होते हैं ना सप्लायर को हमें पैसे देने, एक इसके अलावा जो छोटे मोटे पैसे पे करने होंगे अदर पेएबल, या कोई एक्सपेंस वगैरह भी हमने पे नहीं किए उसको अलग से लेते हैं। उसके बाद अच्छा, ये लॉन्ग टर्म लोन का भी अपना एक ज़ाती बॉक्स होगा। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। उसके बाद मेरे ख्याल में इतना ही काफी होता है, हमारे सिलेबस तक तो इतना ही है। अगर कोई और एक्रूड एक्सपेंस और अदर पेबल तो हमने इधर लिख दिए। अगर ये पेपर में अलग अलग नाम से बताया गया तो अलग अलग बॉक्स, और अगर अलग अलग नहीं बताए तो फिर इकट्ठा। तो ये हमारी टोटल कितनी आ गई, ये इसका सारे बॉक्स के अंदर वैल्यू लिख देंगे तो फिर करंट लायबिलिटी का एक अपना बॉक्स होगा। तो इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। हाँ जी, समझ लगा? ये तो पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। दिक्कत ये है कि एक दफा रूटीन भी बन जाए आप लोगों की, और पहला दिन इसी से स्टार्ट किया क्योंकि ये 20 नंबर मैंने इसको इस हफ्ते से पहले पहले खत्म करवा देना है और फिर इसके सवाल ही करते रहने हैं। ठीक है? तो अब आपके पास पुरानी असाइनमेंट होगी, जरूर होगी। आपने ये फॉर्मेट सिर्फ एक बार लिख लेना है, लाजमी लिखना है, चाहे कोई बाद में रिकॉर्डिंग सुने या भी करे। एक बार पहले ये फॉर्मेट लिखने के बाद खुद हाथ से लिख लेना, मिनिमम। मैक्सिमम चाहे 5 दफा लिख, 10 दफा लिख लें, वो तो आपकी अपनी हिम्मत है। अगर आप चाहते हो कि आपको बगैर सोचे समझे पता हो कि कौन चीज कहाँ जाती है, तो फिर क्या जाता है कि 3 दफा लिखना जरूरी है। अब आप कहोगे सर पहले भी 3 दफा लिखा था, वो भूल गया ना, 5 दफा लिखा था, चले तो फिर तो नहीं भूलना चाहिए। अब आपने जो आपके पास असाइनमेंट है ना, वो बेसिक लेवल वाली, वो जनरल एंट्री के एंड में ये सवाल भी थे, उसका क्वेश्चन नंबर 9 कल करके आना है। एक तो ये फॉर्मेट पढ़ के आना है, और दूसरा आई क्या की किताब से इसका सिर्फ एक पेज पढ़ के आना है। वो मुझे दिखाओ, अगर किसी के पास बुक है तो मुझे दिखा दो, मैं बता देता हूँ कितना करना है।
चलो इसका पहला पेज पढ़ो, सिर्फ एक पेज का नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 324। बस एक ही पेज पढ़ना है, ये काफी हो जाएगा आपकी सेहत के लिए। 324, ठीक है। कल मैं इसको आपके साथ ही एक्सप्लेन भी कर दूंगा और फिर आगे भी पढ़ेंगे कल। एक आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया मॉर्निंग असाइनमेंट का, एक पेज ये हो गया और एक दफा आपने ये फॉर्मेट लिखा, ठीक होगी बात। रिजर्व, नेट प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड, वो तो बाद में जब सवाल करेंगे ना उसमें आने ना, ठीक होगी बात जनाब। चलें आज के लिए फिर यहाँ तक ही रखते हैं फिर इंशाल्लाह। अच्छा एक और चीज जो हमने डिस्कस नहीं की, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के और नाम भी होते हैं, जिसमें एक इसका नाम सबसे पुराना नाम होता है बैलेंस शीट, और ये किसी हद तक अकाउंटिंग इक्वेशन से भी मिलती जुलती है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन इसका नाम नहीं है पुराना, लेकिन इस तरह से मिलती जुलती है, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में भी और अगर पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन की जाए उसमें भी वही काम कर रहे होते हैं जो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है ना, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस या इक्विटी प्लस लायबिलिटी, तो इसमें भी तो यही कर रहे होते हैं, एसेट सारे टोटल करके कैपिटल और लायबिलिटी वाली साइड के बराबर साबित करते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें जो चैप्टर पढ़ोगे तो नहीं समझ लगेगी, मुझे भी आइडिया पता है मुझे, लेकिन एक दफा जब आप पढ़ लोगे तो आपको ये पता होगा कि आप कौन से सही जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो किन किन वर्डिंग में है, उनको आपने हाईलाइट करना है। मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, मैंने तो पूरा पेज एक्सप्लेन करना है, तो आप एक दिन पढ़ के आओगे पेज, अगले दिन मैं उसको एक्सप्लेन किया करूँगा, ठीक होगी बात। चलें, अल्लाह।